रणभेरी गीत ग्रंथ के गाएगी रणभेरी, सोया देश जगाएगी रणभेरी। रणभेरी चेतना, रणभेरी प्रेरणा, नवरण की जागरण की कर कर के घोषणा, सर्द लहू गरमाएगी रणभेरी, सोया देश जगाएगी रणभेरी। गीत क्रांति के गाएगी रणभेरी, सोया देश जगाएगी रणभेरी। अब ये क्या है? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? And what the hell is this? ये विजया की स्टोरी और मेरी किडनैपिंग में कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है, और इसलिए मैं जानना चाहती हूँ कि वो क्या स्टोरी है। एंड आई अश्योर यू कि ये बात मैं किसी से नहीं कहूँगी, तुम्हारे अभय भाईजान से भी नहीं। अच्छी बात है, तो फिर सुनिए। विजया दीदी अभय भाईजान की मोहब्बत थी। और वो खुद भी बहुत अच्छी थी, भाईजान की तरह ही नेक दिल, हंसमुख और बहादुर, बड़ों की इज्जत, छोटों से प्यार और बराबर वालों से आत्मीयता। ये तो जैसे खुदा ने उन्हें तबीयत से बख्शी थी। वो जितनी खुद खूबसूरत थी उतनी ही वफादार और वतन परस्त। पर मारिया जी, यही वतन परस्ती उनकी बदनसीबी का कारण बन गई। जब एक काफिर अंग्रेज अफसर ने उनकी इज्जत पर हमला किया। और इसी कारण उनकी मौत हो गई। क्या मैं उस अंग्रेज ऑफिसर का नाम जान सकती हूँ? मैं कुछ पूछ रही हूँ हबीब। मत पूछिए मारिया जी, उसका नाम सुनने के बाद जहां आपको तकलीफ होगी वहीं आपकी उम्मीदों को चोट भी पहुंचेगी। पर फिर भी मैं जानना चाहती हूँ, कौन था वो ऑफिसर? आप इतना जोर दे ही रही हैं तो सुनिए। वो अफसर था, वो अफसर है पुलिस सुपरिटेंडेंट ऑफ बनारस, यानी कि आपके डैड। still can't believe this. झूठ कह रहे हो तुम। इसीलिए मालिया जी, इसीलिए हम कह रहे थे कि आप हमसे ये सब मत पूछिए, क्योंकि हम जानते थे कि एक बेटी के तौर पर या तो आपको बहुत तकलीफ होगी या आप हमारी बात को झूठ समझेंगे। इसीलिए हम। मुझे पूरी बात बताओ हबीब, विजय के साथ क्या हुआ था? मारिया जी, ये दास्तां उस दिन शुरू हुई थी जब आपके डैड ने पहली बार विजय दीदी को चौक थाने के सामने देखा था।
बस इसीलिए अभय भाईजान ने उस दिन कसम खाई कि वो उन लोगों को खून के आंसू रुला देंगे जो विजय दीदी के साथ ये सब किए। जैक्सन को तो वो पहले ही मार चुके हैं और शायद सुपरिटेंडेंट के लिए उन्होंने इससे भी बड़ी सजा सोच रखी है। शायद इसीलिए उन्होंने आपको अगवा करके यहाँ लाए हैं, ताकि वो उसे एहसास दिला सके कि जब अपने घर की इज्जत पर बात आती है तो दिल पर क्या गुजरती है। कुछ करो तो भी फायरिंग करता है और कुछ न करो तो भी फायरिंग करता है। जब हम उसको ढूंढ रहा था तो कहता था कि शक्ति से ढूंढो, जोर जबरदस्ती करो, और जब हम जोर जबरदस्ती करता है तो कहता है प्यार मोहब्बत से ढूंढो। प्यार मोहब्बत। ऑफिसर, हम कुछ सरप्राइज है कि सुपरिटेंडेंट का नेचर इतना जल्दी बदल कैसा गया। उनका स्वभाव में तब्दीली से हम खुद हैरान हैं। लेकिन हम हैरान नहीं हैं, हमको सब समझ में आ रहा है। हमको समझ में आ रहा है कि ये धूप छांव का चक्कर क्या है। एक मिनट ऑफिसर, तुम क्या कहना चाह रहे हैं? धूप छाव, जरा खुल के बोलो। मतलब ये कुछ प्यार मोहब्बत का चक्कर है। प्यार मोहब्बत? लेकिन ऑफिसर, किसको, किससे? मारिया मैम और अभय सिंह के बीच में। ऑफिसर, जस्ट माइंड योर टंग। तुमको मालूम है तुम क्या बोल रहा है? मारिया और अभय का लव? यू मीन टू से मारिया और अभय सिंह? यस। नो 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 ऑफिसर, तुमको बहुत बड़ा गलतफहमी हुआ है, बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ है। कहां मारिया और कहां वो 2 टके का अभय सिंह? दोनों एग्जैक्टली ऑपोजिट है। एक ईस्ट है तो दूसरा वेस्ट है। और सबसे बड़ा बात ऑफिसर, मारिया को यहां पर आकर बहुत थोड़ा टाइम हुआ है और इस बीच में वो दोनों का लव। ना 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 ना, नॉट पॉसिबल। हम नहीं मान सकता। मिस्टर जॉन, प्यार मोहब्बत में कुछ भी हो सकता है। मोहब्बत नया नया भी हो सकता है और पुराना भी हो सकता है। ऑफिसर, मतलब मारिया मैम ने कलकत्ता में एजुकेशन लिया और अभय सिंह भी कलकत्ता का ही रहने वाला है, उधर ही पढ़ा लिखा है। और मारिया मैम का बनारस आने का मतलब ये भी तो हो सकता है मिस्टर जॉन। जब सुपरिंटेंडेंट साहब ने बोला कि सिक्योरिटी लेकर जाओ, तो फिर अकेला क्यों गया? ये अकेला जाने का मतलब क्या है? हमको उसने परेशान क्यों किया? क्यों? वो हमारा हाथ क्यों नहीं आ रही है? वो हमारा हाथ आना चाहेगी तो ना। जो कह रहा है बिल्कुल सही, लेकिन इस बात को मानना इतना आसान नहीं है। हम इस मुश्किल को आसान करके दिखाएगा। हम मारिया मैम की असलियत जानकर ही रहेगा। भाइयों और बहनों, रणभेरी की मुहिम का मकसद निसंदेह
आप लोगों को देश की आजादी के लिए जागृत करना है। पर ऐसी आजादी का क्या करेंगे जिसका आप फायदा ही ना उठा पाए? मुझे बहुत अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है कि हम लोग गुलाम अंग्रेजों की वजह से नहीं है। हाँ, नहीं है उनकी वजह से गुलाम, हम लोग गुलाम हैं अपनी तकियानुसी सोच की वजह से। अगर हम लोगों को अपनी स्थिति को सुधारना है, देश की स्थिति को सुधारना है, तो सबसे पहले हमको अपनी सोच को सुधारना पड़ेगा, अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। पर गोपी भैया, हम किसान हैं, हमारा काम सोचना नहीं, मेहनत करना है। मेरे भाई, मैं यही तो कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग मेहनत सही सोच के साथ करोगे तो आप लोगों की तरक्की कई गुना ज्यादा होगी, और अगर आप लोगों की तरक्की होगी तो देश की तरक्की होगी। देश की तरक्की करने की औकात कहाँ है? हम तो छोटे लोग हैं। यही तो तुम लोगों की सोच छोटी है। तुम क्यों अपने आप को छोटा समझते हो? अरे तुम लोग किसान हो, तुम लोग देश की रीढ़ की हड्डी हो, अरे तुम लोग अन्नदाता हो। अगर तुम लोग अन्न नहीं उगाओगे तो हम लोगों को अन्न कैसे मिलेगा? और अगर अन्न नहीं मिलेगा तो हम लोग जीवित कैसे रहेंगे? अपने महत्व को समझो भाई और बहनों, अपने महत्व को समझो। तुम्हें याद है सोहन, कल ही तुम खेत जोतते वक्त मुझसे बहुत ही दुखी स्वर में बोल रहे थे कि गोपी भाई, ये मैया हमारी माँ है, लेकिन ये पेट हमारा नहीं बल्कि उन अंग्रेजों का भरती है। हाँ गोपी भैया, आप सही कह रहे हैं, पर सरकारी नियम ऐसे है कि हम कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों, बदल डालो ना ऐसी सरकार को, और विश्वास करो तुम लोग ये कर सकते हो। तुम्हारे अंदर वो कुबा है। हाँ गोपी भाऊ, आप बच्चों जैसा सपना क्यों दिखा रहे हो? अरे मैं तुम लोगों को सपना नहीं दिखा रहा हूं, बल्कि तुम लोगों की नींद खोल रहा हूं। अपने महत्व को पहचानो। तुम लोग सिर्फ अन्नदाता ही नहीं हो, बल्कि हमारे अर्थव्यवस्था की नींव भी हो। वो कैसे? वो ऐसे कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है दोस्तों, और काफी सालों तक रहेगा, क्योंकि हमारे यहां ज्यादातर जनसंख्या गांव में रहती है। और तुम लोग जानते हो, ये जो अंग्रेज लोग अलग अलग तरीकों से तुम लोगों से आय वसूलते हैं ना, उसका 2/3 हिस्सा गांव से आता है, यानी कि तुम जैसे किसानों से, तुम्हारी जेबों से दोस्तों। तुम जा सकता है शबनम बेटा। ठीक है सर। अब यही लड़की हमको मारिया तक लेके जाएगा, यही लड़की। क्यों आप लोग अपने खून पसीने की कमाई एक ऐसी सरकार को दे रहे हो जो आपके ही अन्न से अपना पेट भरती है और आपके बच्चों को भूखा रखती है? तुम लोग मेहनत करो, खून पसीना एक करो, और तुम्हारे ही बच्चे भूखे रहे, अशिक्षित रहे। ये कहां का न्याय है दोस्तों? अरे तुम लोग कहते हो कि धरती तुम्हारी माँ है, तो तुम लोग क्या चाहते हो कि तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हारी धरती माँ को मिले या फिर उस विदेशी धरती इंग्लैंड को? आप कहना क्या चाहते हैं गोपी भैया? हम सब सरकार के खिलाफ जाएं, बगावत करें, इसका नतीजा जानते हैं आप क्या होगा? गोपी भैया, हम सब किसान हैं, हमारा काम खेतों में मेहनत करना है, बंदूक गोली चलाना नहीं। भाइयों, किसने कहा आपको, किसने कहा कि सिर्फ गोलियों से ही क्रांति होती है? अरे क्रांति करने के लिए गोली वोली की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों को क्रांति करनी है तो आपके मन में विश्वास होना चाहिए, आपको अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का संकल्प होना चाहिए दोस्तों। आखिर आप चाहते क्या हैं? हम क्या करें? मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले आप अपने मन में ये ठान लो कि कुछ भी हो जाए दोस्तों, हम अन्याय नहीं सही। अच्छा फिर जैसे ही अंग्रेजी सरकार तुम लोगों से आय मांगने आए, उनसे साफ साफ कह दो कि जब तक हमारी जरूरतें पूरी नहीं की जाएंगी, हम किसी को भी आय नहीं देंगे, किसी को भी टैक्स नहीं देंगे। वो कभी नहीं मानेंगे। मैं जानता हूं, लेकिन अगर आप लोगों का संकल्प दृढ़ रहा, अगर आप अपने इरादे से नहीं हटे, तो आवाज ऊपर तक जाएगी। मैं खुद रणभेरी के माध्यम से आवाज ऊपर तक पहुंचाऊंगा, और एक बार आवाज ऊपर तक पहुंच गई ना दोस्तों,
तो इस अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ेगा। और अगर ये लोग नहीं झुके तो इनको हमारे देश को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए जाना पड़ेगा। समझ रहा हूँ गोपी भैया, पर क्या बिरजू? गोपी भाऊ, अंग्रेज हम सबको पकड़ के जेल में डाल देंगे या गोली मार देंगे। बिरजू, मुझे एक चीज बताओ और आप लोग भी बताओ, अंग्रेज ज्यादा है या किसान? आप लोग जवाब बहुत अच्छी तरह जानते हो, किसान। तुम जानते हो बिरजू, जब एक बहुत बड़े पेड़ पर बहुत सारी टिड्डियां लाखों की तादाद में आ जाती है ना, तो वो उस पेड़ को भी मिलकर चट कर ठूंठ बना देती है। तो अपनी ताकत को पहचानो। हम लोग की संख्या इतनी ज्यादा है कि ये मुट्ठी भर अंग्रेज हमारे सामने कुछ नहीं कर सकते। और दोस्तों, मैं आप लोगों को यह भी बता देना चाहता हूं कि मेरी बातें सुनकर जोश में आने से कुछ नहीं होगा। आप लोगों को इस बातों पर अमल करना पड़ेगा। आप लोगों को दृढ़ विश्वास रखना पड़ेगा कि हमें किसी भी कीमत पर इस अंग्रेजी सरकार के अन्याय के खिलाफ लड़ना है, आवाज उठानी है, इनका विरोध करना है। तभी ये लोग हमारे देश से हमेशा हमेशा के लिए भागेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप लोग इसी तरह से अपने निश्चय पे दृढ़ रहे तो वो दिन दूर नहीं जब हमको सफलता जरूर मिलेगी और हम सब आजाद होंगे। दोस्तों, गोपी भाऊ, हम इसके लिए तैयार हैं। क्यों भाइयों? तैयार है। पर गोपी भैया, आपको भी हमारे साथ रहना पड़ेगा। आप नहीं रहेंगे तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों भाइयों? हाँ। देखो भाई और बहनों, एक गोपी के रहने ना रहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात का विश्वास रखिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता जब तक आप लोग अपने अंदर हिम्मत बना के रखें। कुछ भी हो जाए दोस्तों, आंधी है, तूफान है, लेकिन अपने अंदर की हिम्मत को किसी भी कीमत पर टूटने मत देना। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि वो आप लोगों का बाल विवाह कर सके। गोपी भैया, हम आपको जाने नहीं देंगे। क्यों भाइयों? हाँ, जाने नहीं देंगे। हाँ, नहीं जाने देंगे। अरे, अगर आप लोग इतनी जिद कर रहे हो तो ये गोपी सिंह भी आपसे वादा करता है कि गोपी सिंह अपनी आखिरी सांस तक आप लोगों का साथ निभाएगा और आपकी हर एक मुश्किल, हर एक परेशानी में मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। आप लोगों के अंदर हिम्मत, जोश भरता रहेगा और इस देश को आजाद करा के ही दम लेगा। गोपी भैया की जय। गोपी भैया की जय। अरे भाइयों, मेरी बात सुनिए। मेरी जय मत बोलिए, अब भारत माँ की जय बोलिए। बोलिए मेरे साथ, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और दोस्तों, मैं आप लोगों से एक और बात कहना चाहता हूं। सिर्फ अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना ही सही बात नहीं है, बल्कि अपने आप को योग्य बनाना भी आवश्यक है। और योग्य आप तभी बना पाएंगे जब आप लोग अपने आप को शिक्षित करें, अपने परिवार को शिक्षित करें, यहां तक कि अपनी महिलाओं को शिक्षित करें। क्योंकि आज वो वक्त आ गया है दोस्तों, जब महिलाओं को भी उतना ही हक मिलना चाहिए, उनको भी उतनी ही शिक्षा मिलनी चाहिए जितना कि मर्दों को। पर इसके लिए वक्त कहाँ है? हमारी औरतें तो घर की देखभाल करती है। दोस्तों, वक्त निकालना पड़ेगा। वक्त आपको भी निकालना पड़ेगा और अपनी औरतों को भी देना पड़ेगा। कल से आप लोगों को वादा करना पड़ेगा, मैं खुद आपको एक घंटा पढ़ाऊंगा, साथ में कुछ नई तकनीकें भी सिखाऊंगा, जिससे आप लोग अपनी खेती को और अच्छी तरीके से उगा पाएंगे दोस्तों, और अच्छी पैदावार कर पाएंगे। और इन सब चीजों से आप लोगों का विकास होगा। और अगर आपका विकास हुआ तो इस पूरे गांव का विकास होगा, और इस पूरे गांव का विकास हुआ तो धीरे धीरे पूरे देश का विकास होगा दोस्तों। और हम लोग बहुत जल्द आजाद भारत में सांस लेंगे दोस्तों। वंदे मातरम। वंदे मातरम।
जी साहब। शबनम को लेके आओ। जी। तुम जाओ। जी साहब। बैठो शबनम, बैठो। बैठो प्लीज। हमको माफ कर सकता है क्या? माफ कर दो। तुमको तो पता है शबनम, जब एक बाप का बेटी अगवा होता है तो उसके दिल में क्या गुजरता है। ऐसा ही हाल होता है उस बाप का, जैसा इस समय हमारा है। और तुमको तो यह भी पता है कि हम मारिया को कितना प्यार करता है। हमारा जो कुछ भी है वो सब मारिया का है। मारिया हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, हमारा लाइफ है वो। और तुम्हें यह भी पता है कि इसी वास्ते हम उसको कितना प्रोटेक्ट करता। तुम तो जानता है शबनम कि हम यहां पर क्यों आए, सिर्फ और सिर्फ मारिया के लिए। हम जो कुछ भी कर रहा है वो सब मारिया के लिए कर रहा है, और इसीलिए हम उसको इतना प्रोटेक्ट करता, उसका इतना सा भी दुख हमसे बर्दाश्त नहीं होता। और आज नहीं बता सकता है तुमको वो किस दुख में होगा, किन हालातों से गुजरता होगा। हम पुलिस सुपरिटेंडेंट है, किसी पुलिस सुपरिटेंडेंट को इस हाल में देखा नहीं देखा होगा। तुम्हें तो यहां का हालात के बारे में मालूम है। क्रांतिकारी लोग हमसे बदला लेने के लिए, हमें टॉर्चर करने के लिए हमारा बेटी के साथ कुछ भी कर सकता है। और यही चिंता हमको अंदर से खाया जा रहा है। दुख तो हमें इस बात का है कि हमने एक बेटी की चिंता में अपनी दूसरी बेटी यानी तुमको तकलीफों में डाल दिया। हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाए। हो सके तो हमको माफ कर देना शबनम। तुम जा सकता शबनम बेटा। ठीक है सर। अब यही लड़की हमको मारिया तक लेके जाएगा, यही लड़की।
हमको माफ कर देना शबनम। नहीं सर, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपके हालात समझ सकती हूँ। बुरा तो मुझे भी बहुत लगा कि मारिया मैम के गुम होने का इल्जाम मुझ पर डाला गया। मैं समझ सकती हूँ कि आप सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे थे। आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। मुझे आपसे कोई शिकवा गिला नहीं है। थैंक यू, थैंक यू सो मच माय लवली बेटा, थैंक यू। तुम जा सकता शबनम बेटा। पर सर, मारिया मैम। तुम उसका चिंता मत कर, हम उसको कहीं से भी ढूंढ कर अपने पास लाएगा, जरूर ढूंढ कर लाएगा उसको। अगर वो जमीन के नीचे भी होगा, वहां से उसको लेके आएगा। तुम्हें उसका फिक्र करने का कोई जरूरत नहीं, हमें उसका वादा आया भी। जा सकते हो तुम। ठीक है सर। यही लड़की हमको मारिया तक लेके जाएगा, यही लड़की। तो भाइयों और बहनों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि खाद से खेती की उपज बढ़ती है, तो आज मैं आप लोगों को एक नई खाद के बारे में बताऊंगा, जिसका इस्तेमाल अगर आप फसल उगाने में करेंगे तो आपकी फसल ना सिर्फ अच्छी उगेगी बल्कि जल्दी भी उगेगी। और इसको बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। आप घर बैठकर भी बना सकते हैं और मैं खुद आपको इसके तरीके बताऊंगा, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा इसको बनाने के तरीके। तो भाइयों और बहनों, आप लोगों को समझ में आया? बहुत अच्छी बात है। तो आप इस खाद का इस्तेमाल अपनी फसल में जरूर करेंगे, इस बात का आश्वासन आपको अभी मुझे देना पड़ेगा। करेंगे ना? वैसे ही खेती करेंगे जैसा आपने बताया। बहुत बढ़िया। तुम जानते हो भजनलाल कि तुम क्यों बीमार पड़े? क्योंकि तुम ये गंदा पानी पीते हो। क्योंकि इतना गंदा पानी पियोगे तो बीमार तो पड़ोगे ना भजनलाल। चलो, अब अपने गोपी भैया को वादा करो कि आज के बाद तुम कभी भी इतना गंदा पानी नहीं पियोगे। वादा करो। अपना ध्यान रखना, मैं शाम को फिर आता हूँ। हाँ? और दवाई ले लेना। और ये चद्दर ओढ़ के रखना, नहीं तो ठंड लग जाएगी। हाँ? अपना ध्यान रखो, अब सो जाओ। हाँ? इतने उदास मत होइए सज्जन जी। अगर बेटे ने बाप को कष्ट दिया है, वही आकर उस पर मलहम लगाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि आपको महसूस होगा कि ये जख्म था ही नहीं। पता नहीं विश्वनाथ जी वो दिन आएगा कि नहीं आएगा। उसके पहले ही कहीं। सज्जन जी, आप जैसे बहादुर आदमी के मुंह से
ये निराशावादी बातें सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आपको हो क्या गया है? आप अपनी क्षमता को भूल गए हैं? कुछ नहीं भूला विश्वनाथ जी, सब याद है। सज्जन सिंह के इन हाथों ने आज तक न जाने कितने दुश्मनों को ऐसे ठिकाने लगा दिए। और क्या? एक समय था कि दुश्मन की हर चाल का जवाब जिसे शतरंज के खिलाड़ी की तरह मेरे पास था। सफेद मोहरे को उनके घर में घुस घुस के मारा। अपने काले घोड़े हो, वजीरों से जानता हूं सज्जन जी, लेकिन फिर ये निराशा क्यों? मगर दोस्त, उस चाल का क्या करें जो मेरे अपने घर में चली जा रही है। और चाल चलने वाला कोई गैर नहीं, मेरा अपना वजीर है। पहली बार है कि जब मैं इस खेल में हार रहा हूं। इसमें सारे मोहरे काले हैं, एक भी सफेद नहीं है। सज्जन जी, जिसे आप हार समझ रहे हैं वो एक अनजान पर्दा है जो एक राजा और वजीर के बीच में पड़ा हुआ है। और जिस दिन ये पर्दा उठ जाएगा तो आपको एहसास होगा कि आपका वजीर आपसे नहीं, सफेद मोहरे से लड़ रहा था। और जीत की खबर तो बाद में आएगी। उसने फिलहाल सफेद मोहरे को चेतावनी दे दी है। कल से इस शहर में एक भी हिंदुस्तानी साथ अत्याचार नहीं हुआ है। और आप क्या समझते हैं, ये बिना किसी कारण के है? नहीं, ये उसी चेतावनी का परिणाम है जो आपके वजीर ने दी है। और आप ये अच्छी तरह समझ गए होंगे कि आपका वजीर किसी भी घर में बैठा हो, लेकिन वो अपनी चाल चलना नहीं भूला है। उसकी नजर दोनों तरफ है, काले और सफेद दोनों मोहरों पर। लेकिन देख लीजिएगा, जीत काले मोहरे के ऊपर। महादेव, सर, हमें क्या सुन रहा है कि आपने शबनम को छोड़ दिया? आपने उस शबनम को छोड़ दिया जो मारिया मैम को किडनैप कराने का दोषी है। बैठ। कहते हैं शेर का शिकार करने के लिए बकरे का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब? एक बात बताओ, कैदी जेल से छूटने के बाद कहां जाता है? अपने घर। एग्जैक्टली। यहां से छूटने के बाद शबनम भी वहीं जाएगा जिसके लिए वो काम करता है, और मारिया भी हमको वहीं मिलेगा। जैसे ही मारिया हमको हासिल हो जाएगा, तुम लोग शबनम को और उसके साथी लोग को शूट कर देगा। What a fantastic idea, sir. दुष्ट अंग्रेजों को हमेशा हमेशा के लिए अपने देश से भगाना है,
तो हमको इनकी सारी गलत नीतियों का विरोध करना पड़ेगा और एकजुट होकर इनसे मुकाबला करना पड़ेगा। वंदे मातरम! वंदे मातरम! मेरे ध्यान से निकल गया। फल तो मैं लाया नहीं आज। अब ये क्या है? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? And what the hell is this? इतना हम जरूर जानते हैं कि वजह चाहे जो भी हो, भाईजान की नीयत और नजर बिल्कुल पाक और साफ है। खुदा कसम, भाईजान आप पर कभी भी नापाक नजर नहीं डालेंगे। इस बात का आप इत्मीनान रखिए।
भाइयों और बहनों, रणभेरी के इस अंक में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर हमें इन दुष्ट अंग्रेजों को हमेशा हमेशा के लिए अपने देश से भगाना है तो हमको इनकी सारी गलत नीतियों का विरोध करना पड़ेगा और एकजुट होकर इनसे मुकाबला करना पड़ेगा। तो बोलिए, आप सभी लोग तैयार हैं? वंदे मातरम, वंदे मातरम। महात्मा गांधी की जय, भगत सिंह की जय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। अत्याचार नहीं सहेंगे, अत्याचार नहीं सहेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आरएसएस का गठन पूज्य हेडगेवार जी ने देश की जनता के उत्थान के लिए किया। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन हमें उनके आदर्शों को नहीं भूलना है। हम अपना काम जारी रखेंगे, मेरी जितनी भी मुसीबतों और संघर्षों का सामना करना पड़े। गुरुजी आदेश दीजिए, हमें करना क्या है? क्रांतिकारी इस देश की आजादी के लिए लड़ रहे हैं, हम उनके साथ हैं, क्योंकि हमारा मकसद भी वही है। पर हमारा मकसद इसके अलावा कुछ और भी है। देखिए, आज न सही पर बहुत जल्द ही इस देश को आजादी मिलनी है, और यह सच है, और इसे ये कोई ताकत बदल नहीं सकती। जी हाँ, विश्व के हालात तो इसी तरह इशारा करते हैं गुरुजी। देखिए रामजी भाई, आजादी सुभाष चंद्र बोस के तरीकों से मिले या गांधी की अहिंसक नीतियों से, या हमारे और आपके प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा मकसद देश की आजादी, और वो जैसे भी मिले, हमें प्रशंसा पाने के लिए कोई छीन झपट नहीं करनी। जी हाँ, आरएसएस का मकसद देश की आजादी के बाद एक स्वच्छ शिक्षित समाज देना है। बिल्कुल, और आप सभी को जी जोर से इस काम में लगना है, जो मैंने अभी समझाया है। और जब तक हर एक छोटे कस्बे, हर गांव में हम शिक्षा का एक केंद्र नहीं खोल देते, हमारा अभियान अधूरा है। गोपी सिंह आपके इस अभियान में आपके साथ है गुरुजी, क्योंकि आपका और रणभेरी का मकसद एक ही। फुर्सत मिल गई तुम्हें गांव से? गुरुजी, मुझे जैसे ही पता चला कि आप बनारस जाने वाले हैं तो बस फुर्सत निकाल के आगे आपसे मिलने। हाँ, पराड़कर जी और दुर्गा प्रसाद जी के कई खत आ चुके हैं, और मैं उनका आग्रह ठुकरा नहीं सकता। गुरुजी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं भी आपसे एक आग्रह करना चाहता हूँ, और पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी विनती स्वीकार करेंगे। तुमने यहाँ आकर जो कार्य किया है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम एक क्या 100 आग्रह करो, मैं खुशी से स्वीकार करूँ। गुरुजी, बस मैं इतना ही चाहता हूँ कि जब आप पराड़कर गुरुजी से मिलेंगे तो उनसे कहिएगा कि जिस आदेश का पालन करने के लिए उन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा था, उसका पालन मैं पूरे तन मन से कर रहा हूँ। भोले बाबा और उनके आशीर्वाद से मुझे सफलता भी मिल रही है। ठीक है, कह दूंगा। गुरुजी, अगर आप बुरा ना माने तो मेरा एक खत भी अगर उन तक पहुंचा देंगे तो आपका और भी एहसान होगा। अवश्य, पर इसमें एहसान की क्या बात, क्योंकि तुम्हें इस प्रांत में भेजकर पराड़कर जी ने जो मेरी मदद की है, सच कहो तो मैं उनका आभारी हूँ। ठीक है गुरुजी, तो मैं एक काम करता हूँ कि जो भी कार्य मैंने यहाँ पर किया है उसका एक एक विवरण मैं खत में लिख देता हूँ। आप कृपया करके पराड़कर गुरुजी को दे दीजिएगा। अवश्य। धन्यवाद गुरुजी। अच्छा गुरुजी, मुझे इजाजत दीजिए।
हाथ जोड़ती हूँ, एक बार मारिया से मिला दीजिए। सिर्फ एक बार। चल, लेकिन अपना वादा याद रख।